आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मूलह्रास और मूलह्रास उत्पन्न होने के कारण हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको मूलह्रास की जो विधियां हैं, जो 14 विधियां हैं, उस संबंध में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 14 विधियां होती है, लेकिन सिर्फ हमारे पाठ्यक्रम में 2 प्रमुख विधियां हैं और वो 2 प्रमुख विधियों से मूलह्रास का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, मूलह्रास कैसे ज्ञात किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक यह वीडियो को पहुंचाएं। देखिए, मूलह्रास जो है इसके मूल्यांकन की विधि या मूलह्रास का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसकी 2 विधियां हैं और 2 विधियों के विषय में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। उनके नाम है तो यहाँ पे 14-15 विधियां होती है, लेकिन सिर्फ 2 विधियों की हम बात करेंगे। उन 2 विधियों में आप देखिए, पहली जो है वह हमने बताया था स्थायी किस्त पद्धति। स्थायी किस्त पद्धति और दूसरी हमने यहाँ पे आपको बताया था घटती किस्त पद्धति। घटती किस्त पद्धति। यहाँ पे 2 पद्धति की बात किए थे, 2 विधियों की हमने बात किए थे, तो हम यहाँ पे दोनों पर आपसे चर्चा करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि ये दोनों जो विधियां हैं, उन दोनों विधियों में उनके सूत्र क्या हैं और इन विधियों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो स्थायी किस्त जो पद्धति है, इस स्थायी किस्त पद्धति में इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है यह देखते हैं। सबसे पहले इस पद्धति के मूल्यांकन की 2 विधियां हैं या 2 तरह से हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं और घटती किस्त पद्धति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। सबसे पहले स्थायी किस्त पद्धति में हम सूत्र विधि द्वारा यहाँ पर मूल्यांकन करते हैं। तो सूत्र विधि में मूल्यांकन करने के लिए जो सूत्र होता है उसकी बात करेंगे। सूत्र विधि में हम यहाँ पे मूलह्रास जो है इसमें संपत्ति की लागत, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले संपत्ति की लागत। देखिए यहाँ पे संपत्ति की लागत माइनस इसमें से अवशिष्ट मूल्य या अवशेष मूल्य, अवशिष्ट मूल्य, और इसके बटे में हम संपत्ति का जीवन काल कर देते हैं। संपत्ति का जीवन काल हमने इससे पिछले वीडियो में इसकी परिभाषा और जो पारिभाषिक शब्दावली है उन पर भी चर्चा किए थे और इन शब्दों को समझाया था। आज भी इस वीडियो में हम समझा देंगे। दूसरा है यहाँ पर प्रतिशत द्वारा। यहाँ पर सूत्र द्वारा निकालना, कैसे निकाला जाता है और यहाँ पर प्रतिशत द्वारा कैसे निकाला जाता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता रहे हैं कि मूलह्रास जो है, जैसे यहाँ पे संपत्ति जो होती है उसकी लागत, उसमें से अवशेष मूल्य घटा देते हैं, वैसे ही यहाँ पर संपत्ति की लागत लिखते हैं। संपत्ति की लागत लिखा जाता है, गुणित किया जाता है प्रतिशत दर बटे यहाँ पर 100 किया जाता है। यहाँ पर देखिए आप, प्रतिशत द्वारा इस प्रकार से हम निकालते हैं और निकालने का यह हमारा तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपसे कहा कि यहाँ संपत्ति की लागत जो है, यहाँ पे बता देते हैं जो संपत्ति है, यह संपत्ति की लागत का क्या अर्थ है। संपत्ति की लागत का जो अर्थ है वह बताते हैं। संपत्ति की लागत, जैसे आपने मान लीजिए एक मशीन, आपने आटा चक्की की बात करते हम, आपने एक आटा चक्की लाया
आटा चक्की लाया और आपने सोचा कि मुझे यह लगाना है। लगाने के लिए क्या आप लगा लेंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। किसी टेक्नीशियन को बुलाना होगा, वह आकर फिट करेगा, अर्थात उसकी स्थापना करनी होगी। तो वह व्यय भी उस आटा चक्की जो मशीन है उसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। इसीलिए यहाँ पे संपत्ति की लागत का अर्थ है संपत्ति की कीमत, संपत्ति की कीमत या संपत्ति का मूल्य धन, संपत्ति लगाने का व्यय, जिसे हम स्थापना व्यय कहते हैं, जिसे हम स्थापना व्यय कहते हैं। इन दोनों को जोड़कर संपत्ति की यहाँ पे लागत निकलेगी और यह लागत को यहाँ पे लिखा जाएगा। यह आशय है हमारा संपत्ति की लागत का। बिल्कुल आपने समझा होगा। अवशिष्ट मूल्य आप समझते हैं कि एक निश्चित समय बाद संपत्ति का जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है और उस संपत्ति को हम भंगार वाले को, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं और बेचने के बाद में हमें जो मूल्य प्राप्त होता है वह संपत्ति का अवशेष मूल्य या अवशिष्ट मूल्य कहलाता है। आगे हम संपत्ति का जीवन काल हम अनुमान लगाते हैं कि यह संपत्ति हमारे कितने दिनों तक यहाँ पे चलेगी और जितने दिनों तक यहाँ पे चलेगी वही उसका जीवन काल होता है। इसे हम अनुमानित जीवन काल के नाम से जानते हैं। यह विधि सूत्र द्वारा हम जब संपत्ति का मूल्य हमें निकालना है और संपत्ति का हमें अवशिष्ट मूल्य भी पता है, संपत्ति का जीवन काल भी मालूम है, तब इस सूत्र विधि का प्रयोग करके हम मूल्यह्रास ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिशत ज्ञात करने के लिए संपत्ति की लागत और प्रतिशत दिया हो या प्रतिशत का निर्धारण पहले से कर लिया गया हो, तब हम यहाँ पे प्रतिशत द्वारा संपत्ति की लागत ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, यह तो स्थायी किस्त पद्धति की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। स्थायी किस्त पद्धति में सूत्र विधि और प्रतिशत द्वारा यहाँ पे मूल्यह्रास निकाला जाता है, लेकिन घटती किस्त पद्धति जो है उसमें भी इन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। निकालने के ये दोनों ही तरीके हैं, संपत्ति सूत्र विधि द्वारा संपत्ति पर ह्रास और प्रतिशत द्वारा संपत्ति पर ह्रास। लेकिन सिर्फ यहाँ पर हमें जो प्रतिशत है, इस प्रतिशत विधि में क्या करना होता है? प्रतिशत विधि में वार्षिक शब्द को ध्यान में रखना होता है। वार्षिक शब्द, वार्षिक या सालाना या प्रति वर्ष शब्द का ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रखने के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं, घटती किस्त पद्धति में जहां पर वार्षिक शब्द लिखा होता है, वहां पर जहां वार्षिक शब्द लिखा होता है वहां पर जितना समय होता है उस समय का ही मूल्यह्रास ज्ञात किया जाता है। वार्षिक समय लिखा है तो यदि 3 माह संपत्ति का उपयोग किया है तो 3 माह हम उसका ह्रास निकालेंगे। 6 माह उपयोग किया है तो 6 माह का ह्रास निकालेंगे। 8 माह लिखा है तो 8 माह संपत्ति का उपयोग किया है तो 8 माह का ही ह्रास निकाला जाएगा। जब प्रतिशत में वार्षिक शब्द लिखा हो तब, और यदि शब्द ना लिखा हो तो पूरे 1 साल का 12 माह का मूल्यह्रास ज्ञात किया जाता है। जबकि स्थायी किस्त पद्धति में यहाँ पर उसका जो उपयोग किया जाता है, संपत्ति का जितना उपयोग किया जाता है उतने समय का ही यहाँ पर मूल्यह्रास निकाला जाएगा। स्थायी किस्त पद्धति में जितने समय उपयोग किया है उतने समय का ही यहाँ पर मूल्यह्रास निकाला जाता है। इन दोनों बातों को आपको समझना होगा। तो ये 2 विधियां हैं और 2 विधियों से हम सवाल कैसे हल कर सकते हैं वह भी आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक छोटा सा सवाल लेते हैं और इस सवाल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं वह कैसे हम
इस मूलह्रास निकालेंगे। एक्स की पुस्तकों में एक प्रश्न है हमारा, एक्स की पुस्तकों में मशीन खाता बनाइए। मशीन खरीदी 10,000 की, जिसका जीवन काल 4 वर्ष है व अवशेष मूल्य 2,000 रुपए है। अब यदि एक छोटा सा ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इसको कैसे हम निकालना है हमें मूलह्रास। देखिए, मशीन खरीदी 10,000 की, तो संपत्ति की लागत यहाँ पर हम रख देंगे 10,000 माइनस अवशेष मूल्य कितना है 2,000 है। अवशिष्ट मूल्य अवशेष मूल्य, संपत्ति का जीवन काल यहाँ लिखा है 4 वर्ष, तो बटे हम कर देंगे 4। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 10,000 में से 2,000 गए तो 8,000, 8,000 में 4 का हमने भाग दिया, तो यहाँ पे देखिए भाग जाएगा तो 4 दूनी 8, 2,000 रुपए यहाँ पर जो निकल के आएगा यह मूल्य ह्रास कहलाएगा, इसे हम मूलह्रास कहेंगे। अब इसकी पंजी प्रविष्टि कैसे की जाएगी यह भी समझ लीजिए। मशीन खरीदी, और जब स्थायी संपत्ति आप खरीदते हो तो उस स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए आप पंजी प्रविष्टि करते हो। स्थायी संपत्ति, तो स्थायी संपत्ति का नाम लिखा जाता है। मशीन एक स्थायी संपत्ति है और यह वास्तविक खाते के अंतर्गत आती है, और वास्तविक खाते का नियम कहता है जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट कीजिए और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट कीजिए। मशीन खरीदा है इसलिए मशीन आई है, इसलिए मशीन खाता डेबिट कहलाएगा। और मशीन खाता डेबिट हो गया और आपने यहाँ पे क्या नगद खरीदा है, इसलिए आपके पास ये रोकड़ चली आएगी। तो जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट कीजिए, क्योंकि रोकड़ भी एक वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है। तो रोकड़ खाते से और यहाँ पर आ जाएगा 10,000 रुपए और क्रेडिट में आ जाएगा 10,000 रुपए। इस प्रकार से पहली पंजी प्रविष्टि यहाँ पे हो जाएगी, और इसके बाद पूरा लाभ या हानि बाद में पता चलेगा, उस समय लाभ या हानि की पंजी प्रविष्टि करेंगे। लाभ होगा तो लाभ हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि नाम मात्र खाते का नियम लगेगा, और हानि होगी तो हानि में हानि डेबिट हो जाएगी। तो यह आपको मालूम है और ये नियम भी मालूम है। अगले वीडियो में हम एक सवाल हल करके पूरा बताएंगे आपको। प्रतिशत विधि से कैसे प्रतिशत निकालते हैं वह भी समझाएंगे आपको। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।